हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके थे दिसंबर 2023 के। चाहे आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, जीआईसी या अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। एंड एलटी और जीआईसी में यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप जरूर देखिएगा। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आज वहीं से हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसके क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं, समय लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ऐसे ही पार्ट वाइज आपकी सारी चीजें आएंगी। एंड हो सकता है मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूं तो एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको ज्यादा। ये सेशन पसंद आएगा तो स्टूडेंट लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है या क्लास से रिलेटेड जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं वहाँ आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमने 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिएगा, आपको उससे हेल्प मिलेगी। ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा गया है कि खिड़कियों के कौन से आवरणों में केवल पारदर्शक कपड़े प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, पारदर्शक मतलब जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम पारदर्शक बोलते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ग्लास कर्टन, सेकंड है बांस छायांकन, थर्ड है आपका सोजी पर्दा, फोर्थ है आपका सैस कॉटन, और फिफ्थ है आपका क्विंट छायांकन। ठीक है। तो नीचे आपके विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको चुनना है और बताना है आपका सही विकल्प क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके ग्लास कर्टन की, तो ग्लास कर्टन क्या होता है स्टूडेंट, ये पतले और हल्के कपड़े से बनाए जाते हैं। और कोई भी चीज अगर पतले और हल्के कपड़े से बनाई जा सकती है तो इसका मतलब है आप उसके आर पार देख सकते हो, यानी आपका जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बांस छायांकन की, तो ये बांस की पट्टियों से बनते हैं। ठीक है। और ये पारदर्शक नहीं होते हैं। देन बात करें सोजी पर्दा की, यानी सोजी आवरण की बात करें, तो ये भी क्या करते हैं, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ये पूरी तरीके से पारदर्शक नहीं होते हैं। ठीक है। तो आपका सोजी भी नहीं होगा। देन अगर हम बात करें शैश कपड़न कर्टन की, तो ये क्या होते हैं, ये पारदर्शक होते हैं। ठीक है। ये आमतौर पर क्या होते हैं, पारदर्शक कपड़े से बने होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4। और ये अगर हम बात करें तो ये खिड़कियों के निचले हिस्से को कवर करते हैं, ये जो आपके कपड़े हैं। वहीं अगर क्विंट छायांकन की बात करें तो ये मोटे कपड़े से बने होते हैं, और जो भी मोटे कपड़े से बना होगा तो नेचुरल सी बात है हम उसके आर पार नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब ये पारदर्शक नहीं है। जो कपड़ा पतला है उसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है। एंड जो कपड़ा भाई मोटा है उसके हम आर पार नहीं दे सकते। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन 1 है और 4 है। ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ओनली 1। ठीक, ओनली 1 एंड 4, ऑप्शन ए की बात कर रही मैं। चलिए देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पियाजे की थ्योरी से पूछा गया है, और पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। जो उनकी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिनमें उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस की बात की है, और ये 4 स्टेजेस की हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे उनकी एज से रिलेटेड हो या उनके जो भी विशेषताएं हैं चाहे उनसे रिलेटेड हो। कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए भी आपसे दे दिया जाता है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन कई बार अलग अलग पैटर्न में पूछे जाते हैं। तो इसकी थ्योरी मत भूलिएगा, मैं कई बार रिवाइज करवा चुकी हूँ। तो देखिएगा, फर्स्ट सूची में है आपका संज्ञानात्मक विकास का चरण। ठीक है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये इनकी 4 स्टेजेस दी हुई हैं। पहली है आपकी सेंसरी मोटर, दूसरा है परिचालन से पूर्व यानी प्री ऑपरेशनल, थर्ड है आपका मूर्त परिचालन यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड फोर्थ है आपका औपचारिक परिचालन यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पे देखते हैं उनकी जो आपकी विशेषताएं हैं उनसे हमें मैच करना है। देखो, एक मोबाइल से मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर स्क्रीन पे होता तो दोनों चीजें आपको आमने सामने दिखती तो शायद आप आराम से उसको मिलान कर लेते, लेकिन फोन पे क्या होता है एक्चुअली स्टूडेंट, एक साथ दोनों चीजें नहीं आ पाती हैं, इसलिए अलग अलग आ रही हैं। बट आप टेंशन ना ले, मैं बिल्कुल आपको कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक।
तो पहला है आपका प्रतीकात्मक प्रकारों का आविर्भाव, दूसरा है तर्क शक्ति का अनुपयोग, तीसरा है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कणा, और फोर्थ है आपका संवेदी अंग के माध्यम से अन्वेषण। ठीक है, और नीचे आपके विकल्प दिए हैं। सो पहली बात तो अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, जानना कैसे है आपको, इसकी बात कर देती हूँ। तो जो आपकी पहली स्टेज है वो आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष या हम कह सकते हैं 0 से लेकर 2 ईयर तक की आपकी पहली अवस्था होती है। ठीक है, तो ईयर भी आपको याद रखना है। देखो ये अवस्था में एक्चुअली क्या होता है, बच्चा अपने सेंसेस का यूज करता है। अब देखो सेंसरी से आप लगा सकते हो सेंस, ठीक है, यानी बच्चा अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यानी बच्चा अपने आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों द्वारा, चाहे वो सुनना हो, चाहे देखना हो, चाहे छूना हो, इनके द्वारा क्या कहते हैं, अपनी जो हरकतें हैं उनके द्वारा अनुभव करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। ठीक है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे पहले तो बच्चा कोई भी चीज छुपा दो तो उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें वो डेवलप हो जाता है कि अगर आप कोई चीज उसके सामने से हटा दो तो उसे लगता है कि नहीं वो चीज अस्तित्व में है, यानी वो चीज इधर उधर गई है, तो वो उसे ढूंढने लगता है। तो सेंसरी आपका 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। देन जो अवस्था आती है, इसी 2 को ले लो, और 2 से लेकर 7 वर्ष तक की जो अवस्था है वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, यानी आप वो पूर्व परिचालन अवस्था कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो, यही कह सकते हो सॉरी। ठीक है, मतलब कई बार क्या होते हैं कि जैसे सेंसरी का है तो इसका है संक्रियात्मक अवस्था, तो हिंदी में आपको कई दफा डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा, बट अगर इंग्लिश में आप देखोगे तो वैसा ही लिखा रहेगा। सो आपका जो नेक्स्ट है आपका दूसरी अवस्था, ये आपका सिंबॉलिक एज है। ठीक है, यानी यहाँ पे बच्चा सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, सिंबल से समझता है। एंड इसी अवस्था में बच्चे का जो अगर बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बहुत होता है, बच्चा कल्पना करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इनकी विशेषताओं में कई बार पूछा जाता है ना। और बच्चे की जो सोच होती है वो इंट्यूटिव भी होती रहती है, बच्चा धीरे धीरे इसमें, मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होगा कि भाई लॉजिक लगाना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे डेवलप होगा। ठीक है, दिन जो अवस्था होती है ये यही 7 को ले लो, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था आपकी मूर्त परिचालन अवस्था, यानी इसे हम ठोस अवस्था भी कहते हैं। चाहे मूर्त लिखा हो चाहे ठोस लिखा हो, लेकिन इंग्लिश में यही लिखा रहेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये जो अवस्था है स्टूडेंट, इसमें बच्चा रीजनिंग स्टार्ट कर देता है, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। देन आपका आता है औपचारिक या फॉर्मल स्टेज, जो आपका 11 या 12 ईयर के बाद से स्टार्ट हो जाता है। इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर देता है। बच्चा क्या कर रहा है, फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर पा रहा है ना। अब आप उसको जैसी चीज बता दोगे वैसे ही नहीं मानेगा, उसको समझाना है आपको लॉजिकली एग्जाम्पल देके, ताकि वो समझ जाए। ठीक, चलिए, तो यहाँ जो आपका पहला है इसका आपका मिलान क्या होगा ये मैं बता देती हूँ। देखो सेंसरी की बात की मैंने, तो ये आपका होगा संवेदी अंग के माध्यम से अन्वेषण, मैंने कहा ना सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है बच्चा, तो यहाँ आपका ए का क्या होगा, 4 होगा। देन हमने बात की आपके सेकेंड की, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, सिंबल्स, मैंने देखो वहां पे भी आपको बताया कि बच्चा क्या कर रहा है, सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। देन उसके बाद आपका क्या होगा, बच्चा अब क्या कर रहा है, रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर रहा है, तो एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग। एंड लास्ट में आपका डी ऑप्शन होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग लगाना शुरू कर रहा है, फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो रही है, बच्चा लॉजिकली अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है, अमूर्त सोच बच्चे के अंदर विकसित हो रही है। तो इस तरीके से आपका मिलान होगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये आपका पहली स्टेज है। ठीक है, देन उसके बाद ये आपकी सेकेंड स्टेज है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। देन इसके बाद ये आपकी थर्ड स्टेज है, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये आपकी फोर्थ स्टेज है, यानी आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो यहाँ अगर स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर आपका होगा 4 1 2 3। ठीक है, ये आपका होगा। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कौन से प्रसार कार्यक्रम आरंभ किए गए। तो एक्सटेंशन एजुकेशन आपके टॉपिक का हिस्सा है और उसी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कौन से प्रसार कार्यक्रम आरंभ किए गए। आपके ऑप्शंस हैं गुड़गांव प्रयोग, दूसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तीसरा है भारतीय ग्रामीण सेवा एकीकृत, चौथा है ग्रामीण विकास योजना और पांचवा है शांति निकेतन परियोजना। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। यहाँ स्टूडेंट मैं बता दूं, यहाँ हम डेट वाइज भी चीजें समझेंगे क्योंकि कई बार आपका सीक्वेंस लगाने के लिए भी दे दिया जाता है, तो सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई प्रसार शिक्षा क्या है, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। आप सिंपल वे में समझ सकते हो कि जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, है ना। जो गांव में निवास करते हैं उन्हें उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती है कि हम मतलब कुछ ऐसी टेक्निक या कुछ ऐसे यंत्रों का प्रयोग करके अपनी जो चीजें हैं उनको और बेहतर, मतलब एक सिंपल वे में कहो ना तो एक्सटेंशन का मतलब ही होता है विस्तार करना। अभी आप चीजें सीमित मात्रा में कर रहे थे, सीमित जुड़े हुए थे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, भाई खेती करते हैं, अभी हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे, भाई बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गया है। अब उसके बाद जो नया हो रहा है डेवलपमेंट, भाई कल्टीवेटर है, हार्वेस्टर है, बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं जिससे हम कम समय में ज्यादा बेहतर चीजें कर सकते हैं। आपकी एनर्जी भी ज्यादा नहीं इन्वेस्ट होगी, ना आपकी ज्यादा मनी इन्वेस्ट होगी, और लेकिन कम समय में ज्यादा बेहतर तरीके हो जाएंगे, है ना। या कुछ नए उर्वरक का इस्तेमाल करके हम अपनी खेती को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है ये ग्रामीण लोगों को नहीं रहता है, तो उन तक वो सारी चीजें पहुंचाना ही एक तरीके से क्या है, प्रसार शिक्षा है, जिससे उनका विकास हो सके। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट गुड़गांव प्रयोग की, तो इसका हमको ईयर याद होना चाहिए क्योंकि कई बार ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसका ईयर है स्टूडेंट 1920। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में, तो आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये आपका 1952 है। ईयर याद रखिएगा क्योंकि ईयर से ही आप पता कर सकते हो कि भाई स्वतंत्रता जो प्राप्ति से पहले प्रसार कार्यक्रम आरंभ किए गए थे वो कौन से थे। भाई स्वतंत्रता प्राप्ति का आपको डेट तो मालूम हुआ होगा ना, तो आप मतलब आराम से लगा सकते हो। देन आपका है थर्ड भारतीय ग्रामीण सेवा एकीकृत की बात की जाए, ठीक है, तो ये भी आपका है 1920 में। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ ग्रामीण विकास योजना के बारे में, तो ये आपका 1947 है। और अगर हम बात करें शांति निकेतन परियोजना के बारे में, तो जो आपका शांति निकेतन परियोजना है वो भी आपका 1921 है। ठीक है, तो अब सोचिए कि इनके ईयर के बेस पर हम बता सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा गुड़गांव प्रयोग आपका होगा, गुड़गांव प्रयोग मैंने आपको बताया 1920, तो यानी 1947 में हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। देन अगर हम बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, तो इसको मैंने आपको बताया कितना 1952, तो ये आपका नहीं होगा। देन अगर हम बात करें आपके थर्ड आंसर की, यानी भारतीय ग्रामीण सेवा एकीकृत की बात करें, तो ये भी 1920 था, तो एक्चुअली ये भी आंसर आपका सही हुआ। एंड उसके बाद हमने बात की ग्रामीण विकास योजना के बारे में, तो जो आपका ग्रामीण विकास योजना है वो 1947 है, जबकि हमसे पूछा गया है 1947 के पहले क्या। और शांति निकेतन परियोजना जो है वो भी आपका 1900 क्या है 21 है। ठीक है, तो यानी ये भी आपका आंसर सही होगा, यानी आपका फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ आपका ऑप्शन डी में है, सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि आर्टिकुलेशन इंडेक्स एक तकनीक है जिसका प्रयोग उसके संकेत प्रदान करने के लिए किया जाता है। सो आर्टिकुलेशन इंडेक्स एक तकनीक है जिसका प्रयोग उसके संकेत प्रदान करने के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं वायु की गुणवत्ता, प्रदीपन स्तर, सी है आपका ध्वनि स्तर और डी है आपका आर्द्रता स्तर। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बताइएगा इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी अगर मैं बात करूं कि भाई हमें समझना है कि आर्टिकुलेशन इंडेक्स आखिरकार होता क्या है, सो इतना समझिए कि ये इनडायरेक्टली साउंड लेवल चेक करता है। ठीक है,
साउंड लेवल में क्लैरिटी है कि नहीं है, अगर वो है तो मतलब अगर मान लो आसपास की जो नॉइज है, आवाजें जो आ रही हैं, उसमें से स्पीच का हिस्सा कितना सुनाई दे रहा है, ये आपका क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है आपका आर्टिकुलेशन इंडेक्स। ठीक है, सो यानी आपका साउंड लेवल से रिलेटेड है ये। किस लेवल से? आपका साउंड लेवल से, यानी जो हेयरिंग एड्स आते हैं, जो नॉइज मैनेजमेंट है, या फिर मैं बात कहूँ तो ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। और ये एसेस करता है कि जो हमारी बैकग्राउंड जो नॉइज है उसमें स्पीच का हिस्सा कितना सुनाई दे रहा है, या हम कितना उसको समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से इसका आंसर आपका सी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रयोगात्मक अधिगम चक्र की प्रस्तुति के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें इसकी स्टेप्स को अरेंज करना है। आपके ऑप्शंस क्या हैं स्टूडेंट? वो है कार्य की प्रयोगात्मक अवस्था का निर्धारण, सेकंड है आपका कार्य की प्रक्रिया और कार्यकलाप की योजना बनाना, थर्ड है सामान्यीकरण का निर्धारण, एंड फोर्थ है कार्यकलाप की तैयार की गई योजना के अनुपयोग का निर्धारण। तो एक बार और फिफ्थ भी ऑप्शन है स्टूडेंट, अधिगम चक्र का मूल्यांकन। तो नीचे विकल्प दिए हैं, पहले हमें ऊपर देखना है क्वेश्चन, फिर बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो प्रयोगात्मक अधिगम चक्र की आपको जो स्टेप्स हैं उन्हें अरेंज करना है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले जो स्टूडेंट आपका होगा वो क्या होगा, आपका कार्य की प्रयोगात्मक अवस्था का निर्धारण। यानी इस तरह का जो भी कार्य है, जो भी प्रयोग है उसको करना है, उसकी हमें स्थिति तय करनी है, एक तरीके से बात की जाए। सेकंड आपका होगा कार्य की प्रक्रिया और कार्यकलाप की क्या करना, योजना करना। यानी जो भी आपको स्टेप लेने हैं उसकी हमें क्या करना है, प्लानिंग बनाना है। ठीक है, थर्ड आपका होगा सामान्यीकरण का निर्धारण। ठीक है, यानी जो भी हम सीखे गए, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो भी अनुभव हैं, उनके जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं उनको हम निकालेंगे। एंड देन आपका होगा फोर्थ, यानी कार्यकलाप की तैयार की गई योजना के अनुपयोग का निर्धारण। यानी जो बने हुए हैं प्लान हैं उन्हें हम क्या करेंगे, अब उन पे एक्शन लेंगे, मतलब उनको लागू करेंगे। एंड लास्ट आपका होगा अधिगम चक्र का मूल्यांकन, जो आपका फिफ्थ है। ठीक है, तो देखो दो तीन चीजें आपकी हमेशा क्लियर रहेंगी। अब देखो जो पहला ऑप्शन है और जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका क्लियर रहेगा कि भाई ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, देन ये सेकेंड नंबर पे आएगा। कंफ्यूजन स्टूडेंट आपको कहाँ पे होती है, वो होती है थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पे। यानी आप ये सोचते हो कि भाई सामान्यीकरण का निर्धारण पहले आएगा, या फिर जो भी आपने योजना बनाई है उनको एक्शन में लेना है वो पहले आएगा, क्योंकि हमेशा मूल्यांकन बाद में आता है। तो फिफ्थ नंबर पे तो ये आएगा ही। सो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इसलिए इसको याद रखना कि जो आपका एक्शंस है, लागू करने की बात होती है, वो बाद में आती है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 कहाँ है स्टूडेंट, वो है आपका थर्ड नंबर पे, यानी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैकवार्ड करघा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हल्के वजन का कपड़ा बनाने के लिए, सादी बुनाई के लिए, जटिल पैटर्न युक्त बुनाई के लिए, या फिर ट्विल बुनाई के लिए। तो जैकवार्ड जो आपका करघा है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। सो स्टूडेंट वो प्रयुक्त होता है आपका जटिल पैटर्न युक्त बुनाई के लिए, यानी ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका करेक्ट होगा। यानी जटिल पैटर्न युक्त बुनाई के लिए हम जैकवार्ड करघे का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन बहुलक यानी कंडेंशन पॉलीमराइजेशन के उदाहरण हैं। आपके ऑप्शंस हैं एक्रेलिक, सेकेंड है मॉड एक्रेलिक, थर्ड है नायलॉन, फोर्थ है इलास्टोमर्स, और फिफ्थ है आपका पॉलिस्टर। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। इन पांचों ऑप्शन में से बताइए कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, बताइएगा। सो स्टूडेंट अभी हम लोग अयोध्या गए थे, अभी कल ही गई थी मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था टेलीग्राम पे। जो लोग नहीं जुड़े होंगे शायद उन्हें नहीं मालूम हुआ होगा। देखिएगा वहाँ पे मतलब बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर है, बट अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है। अभी भी बहुत सारे मंदिर जो आसपास है वो बन रहे हैं। यानी अगर हम मेन बात करें तो जो राम जी का मंदिर है वहाँ पे केवल राम जी की मूर्ति बहुत सुंदर है। अगर आप ध्यान
मतलब आप देखते ही आपका मन करेगा बस यहीं रुक जाओ, ऐसा है। लेकिन अभी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। और जो वहाँ पे हनुमानगढ़ी है वहाँ पे बहुत भयंकर भीड़ होती है, तो वहाँ बहुत संभल के जाइएगा अगर आप लोग कभी घूमने गए तो, बट जाइएगा ज़रूर। देखने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह है अगर बात की जाए तो। सो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा। बताइएगा स्टूडेंट क्या होगा इसका राइट आंसर। सो यहाँ अगर मैं बताऊँ आपको राइट आंसर, तो देखो राइट आंसर तो पहली बात तो आपका नायलॉन होगा और आपका पॉलीएस्टर होगा, ठीक है। दो ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो ऑप्शन नहीं, हमें तीन ऑप्शन चूज करना है, और तीन ऑप्शन में से हम कौन सा चूज कर सकते हैं। कई बार होता है कि दो आंसर बिल्कुल करेक्ट होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें थोड़ा बहुत मात्रा में वो चीज़ पाई जाती है। तो नायलॉन और पॉलिस्टर आपका तो करेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो आपका इलास्टोमर्स, ठीक है, इसको भी आप करेक्ट मानेंगे, क्योंकि इलास्टोमर्स में भी कुछ पॉलीयूरेथिन होते हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। तो यानी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपका है ऑप्शन नंबर बी में, यानी बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल वक्ता भाषण श्रोता किसका है। ये है आप ऑप्शन जे पाल लिंगन्स का मॉडल, बी है अरस्तु का मॉडल, सी है बर्लो का मॉडल, और डी है वेस्टिली और मैकियन का मॉडल। बताइएगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या होगा। देखो अयोध्या में एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि यहाँ पे पैसे नहीं वसूले जाते हैं, और बहुत जगह आपने देखा है भाई इतना चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो वो करो। सो ये चीज़ अच्छी है कि आप शांति से जा रहे हैं, शांति से अपना जो भी आपको चढ़ाना है आप अपनी श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पे अगर आप जमा भी करेंगे सामान, मोबाइल वगैरह जूते वगैरह सब जमे हो जाते, मतलब पहले ही वो लोग जमा कर लेते हैं, बट उसके लिए वो पैसे नहीं लेते हैं। अदरवाइज और कहीं जगह देखे तो पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, वहाँ की अरेंजमेंट अच्छा है। अगर राम मंदिर में जाएंगे स्पेशली तो बहुत आराम से रिलैक्स होके आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि आप भी अगर कभी सोच रहे हो जाने के लिए तो आप बिंदास होके जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स होके, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट, जो आपका स्पीकर स्पीच और लिसनर की बात हुई है, तो ये है आपके किसका मॉडल, अरस्तु का मॉडल, यानी एरिस्टोटल मॉडल है ये, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इन्होंने कम्युनिकेशन को एक सिंपल लर्नर मॉडल में बताया है, यानी भाई आपका स्पीकर है, स्पीच है, और जो आपका लिसनर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल हैंडलूम डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 7 सितंबर। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें रटना पड़ता है। कई बार क्या होता है हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन अगस्त अगस्त में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 7 अगस्त, ऑप्शन बी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह किसका अर्थ है, GRIHA, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, एक तरीके से आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रैंकिंग, एकीकृत पर्यावास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग, थर्ड है आपका अंतर्राष्ट्रीय आवास विश्लेषण के लिए ग्रीन रेटिंग, और डी है आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विश्लेषण के लिए ग्रीन रैंकिंग। बताइएगा जो इसका अर्थ है वो क्या है। बताइएगा स्टूडेंट इसका अर्थ क्या है। तो इसका जो आपका अर्थ है वो अर्थ है आपका एकीकृत पर्यावास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग, ठीक है, यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन का प्रतिनियामक हार्मोन नहीं है। नहीं है याद रखिएगा स्टूडेंट, नहीं है वाले क्वेश्चन कई बार हमारे गलत हो जाते हैं। ऑप्शंस हैं ग्लूकागॉन, बी है कॉर्टिसोल, सी है वृद्धि हार्मोन और डी है प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये जो आपकी इंसुलिन के काउंटर या रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। तो ये अगर हम बात करें आपके करेक्ट आंसर की स्टूडेंट, तो वो आपका कौन सा होगा, वो आपका होगा प्रतिमूत्रवर्धक हार्मोन्स। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ADH। ठीक है, तो ADH जो है वो ग्लूकोज आपका मेटाबॉलिज्म को सीधा, मतलब एक तरीके से सीधा संबंध नहीं होता है इसका। ये किससे रिलेटेड होता है, ये आपका वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर है, इसको जैसे शॉर्ट फॉर्म में ना ADH अगर मतलब लिखा हो तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो आपसे पूछा गया है, तो ब्लड ग्लूकोज को जो बढ़ाते हैं वो आपका ग्लूकागॉन हो गया, ठीक है, आपका कॉर्टिसोल हो गया, वहीं आपका ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, है ना, एपिफ्रेन भी हो गया, वो भी होता है एक ठो। तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। बल्कि जो ऑप्शन जो डी है ये वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन डी लास्ट में चला गया है, चलो कोई बात नहीं। सो ऑप्शन है आपका मंडेल के अनुसार उत्पाद में परिवर्तन। आपके ऑप्शंस हैं परिवर्तन की उच्चतम श्रेणी है, बी है परिवर्तन की मध्यवर्ती श्रेणी है, सी है परिवर्तन की न्यूनतम श्रेणी है और डी क्या है, कार्य के श्रेणीकरण में एक विकल्प नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मंडेल के अनुसार उत्पाद में परिवर्तन आपसे पूछा गया है, बताइएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो जो आपके मंडेल हैं उनके हिसाब से एक्सटेंशन एजुकेशन में बदलाव 3 स्तर पर होते हैं। ठीक है, 3 स्तर पर कौन कौन से, एक तो आपका होता है नॉलेज चेंज। ठीक है, यानी वो सबसे कम स्तर होता है। मैं यहाँ कहीं मेंशन कर देती हूँ, हाँ यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं ताकि आप भी अगर याद रखना चाहें कर सकते हैं। आपका क्या है स्टूडेंट, नॉलेज। मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, समझ जाइएगा। नॉलेज चेंज है, ठीक है, तो ये आपका सबसे कम स्तर का होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सेकंड की, तो आपका सेकंड आता है आपका एटीट्यूड चेंज। ठीक है, तो एटीट्यूड जो चेंज होता है ये मध्य का होता है, बीच का मान लो। एंड थर्ड जो आपका होता है वो आपका होता है प्रैक्टिकल रूप में। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल या प्रोडक्ट चेंज आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो, प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट चेंज होता है। तो ये आपका सबसे उच्च होता है, सबसे ऊंचा होता है, यानी प्रैक्टिकल या हम इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट चेंज सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि मंडेल के अनुसार उत्पाद में परिवर्तन, यानी प्रोडक्ट की बात हुई है। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका परिवर्तन की उच्चतम श्रेणी है, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट होगा, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ चेंज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो अगर बात आए नॉलेज चेंज की, तो आप समझ जाइए भाई ये क्वेश्चन मंडेल के अनुसार आज ये पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपका कुछ और पूछ ले। तो अगर आपका नॉलेज से रिलेटेड पूछा जाएगा कि भाई नॉलेज चेंज, तो आप कहेंगे सबसे कम। अगर एटीट्यूड चेंज की बात हो जाए तो आप कहेंगे बीच का, यानी मध्य की बात हो रही है। एंड प्रैक्टिकल या प्रोडक्ट की बात हो तो आप कहेंगे कि परिवर्तन की सबसे उच्चतम श्रेणी है, यानी हाईएस्ट डिग्री है ना। यानी अगर किसी व्यक्ति के उत्पाद या उत्पादन में बदलाव आ गया है, यानी उसने सीखी हुई जो चीज है उसको प्रैक्टिकल रूप में क्या किया है, अप्लाई किया है, तो वो आपका फिर करेक्ट आंसर ए आ जाता है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया था, माइक्रो इन्वर्टर का प्रयोग तब किया जाता है जब सौर पैनल प्रणाली के एक भाग पर अस्थायी रूप से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, बी है सौर पैनल प्रणाली के सभी भागों पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में पड़ता है,
सी है पैनल केवल जलरोधी घटकों से सुसज्जित है और डी है पैनल केवल पॉलीथीन से बने होते हैं। माइक्रो इन्वर्टर का प्रयोग तब किया जाता है जब, बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे अगर आपको करेक्ट आंसर की बात करूँ तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि सौर पैनल प्रणाली के एक भाग पर अस्थायी रूप से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। तो माइक्रो आपका इन्वर्टर का जो उपयोग है वो सोलर पैनल सिस्टम में तब किया जाता है जब पैनल के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना हो। इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए कि प्रेक्षण की प्रक्रियाओं के चरणों को क्रम में सुव्यवस्थित करें। आपके ऑप्शन ए है शोध प्रकल्प, सेकंड है विषय क्षेत्र का चयन, थर्ड है आपका प्रतिवेदन लेखन एंड आपका फोर्थ है आंकड़ा संग्रह और विश्लेषण और फिफ्थ है विषय का प्रतिपादन। अब आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपसे स्टेप्स पूछे गए हैं ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस का सीक्वेंस आपको अरेंज करना है। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का स्टूडेंट करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा ये आपको बताना है। बताइएगा स्टूडेंट। एंड ये क्लास अगर आप सभी लोगों को हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ और ये बात मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ये आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन ये बात मैं हर बार बोलती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कर दिया करें। एक्चुअली पता है क्या होता है कि कोई बोले चाहे ना बोले, लेकिन आप खुद भी जानते हो कोई भी अगर आप काम करो है ना, कोई भी, तो सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब आपको कोई कह दे कि नहीं यार आप अच्छा कर रहे हो ना, आप अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे ही क्लास लाते रहो। तो इस तरीके से थोड़ा अंदर मोटिवेशन आता है, यस मुझे और करना चाहिए और बेटर से बेटर, है ना, ऐसा टाइप का। तो आप समझ सकते हो मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, कोई लाइक करता है, कोई कमेंट करता है, प्यारा लगता है कि यस आप सब लोग सपोर्ट में है मेरे। सो खुशी खुशी कर सकते हैं, दुखी होकर मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो कर दीजिएगा, ये मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, बताइएगा इसका स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका होगा विषय क्षेत्र का चयन यानी सिलेक्टिंग अ सब्जेक्ट एरिया। देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका होगा विषय का प्रतिपादन, सेकेंड नंबर पे आएगा। देन आप डाटा कलेक्शन और एनालिसिस करोगे, थर्ड नंबर पे होगा ये। देन अगर मैं बात करूँ फोर्थ नंबर की, सो फोर्थ नंबर पे आपका होगा रिपोर्ट राइटिंग, यानी ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा। एंड लास्ट में आपका होगा रिसर्च प्रोजेक्ट, तो ये आपका फिफ्थ नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस पूरा लगेगा। यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले 2 होगा, फिर आपका फिफ्थ होगा, देन आपका 4 होगा, देन 3 एंड देन 1। क्या इन ऑप्शनों में से कहीं पे आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिखे ना दिखे आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कार्य की योजना का सही क्रम बताइए। तो कार्य की योजना का आपको सही क्रम लगाना है। पहला है आवश्यकता का निर्धारण और समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है डाटा का संग्रह और विश्लेषण करना, तीसरा है समस्या का चयन और प्राथमिकताओं का निर्धारण, फोर्थ है कार्य का नियोजन और उसको कार्यान्वित करना, और फिफ्थ है आपका कार्यक्रम की जांच, मूल्यांकन एवं समीक्षा करना तथा नई योजना बनाना। तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज तो बहुत ही क्लियर आपको समझ में आती है अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले भी। और यूजीसी नेट की यही तो खास बात है कि यूजीसी नेट में ऐसे एग्जामों में आपके ऐसे लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप थोड़ा सा समय लगाएं क्वेश्चन करने में, और समय की पाबंदी होती है भाई। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन में आपका समय जाएगा तो इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत है। यहाँ पे अगर बात करें तो जो लास्ट ऑप्शन है ये तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई ये लास्ट में होगा, क्योंकि मूल्यांकन की बात हो रही है और फिर नई योजना बनाना है ना।
तो यानी आपका फिफ्थ तो लास्ट में होगा। एंड यहाँ पहले की बात की जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, समस्या का चयन करोगे और प्राथमिकताओं का निर्धारण करोगे। भाई आपकी सबसे प्राथमिकता क्या है, सबसे पहले आप क्या काम करना चाह रहे हो, ये आपका सबसे पहले होगा। देन अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद होगा आवश्यकता का निर्धारण और समस्या को क्या करना, परिभाषित करना। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर पे होगा। उसके बाद आप डेटा वगैरह एकत्रित करोगे, उसका विश्लेषण वगैरह करोगे, तो ये आपका थर्ड में आएगा। आपने देखा होगा जितने हमने क्वेश्चन किए, लगभग आपका जो डेटा एनालिसिस वगैरह है ये आपका थर्ड पोजीशन पे आता है ना। थर्ड फोर्थ इसमें हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है फर्स्ट में कभी नहीं आता। तो इसको थोड़ा सा इलिमिनेट करने का भी थोड़ा तरीका होता है ना भाई, आप इधर उधर करके थोड़ा चीजें करो। देन उसके बाद आपका क्या होगा, कार्य का नियोजन और उसको कार्यान्वित करना, तो ये आपका फोर्थ नंबर पे होगा। एंड फिफ्थ नंबर आपका फिफ्थ में ही रहेगा, यानी कार्यक्रम की जांच, मूल्यांकन एवं समीक्षा करना। एक बार फिर देख लेते हैं, थोड़ा मैं और छोटा कर देती हूँ ताकि समझ में आए। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, समस्या का चयन किया और जो हमारी प्राथमिकता है उसका निर्धारण किया। देन उसके बाद हमने क्या किया भाई, उसके बाद हमने आवश्यकता का निर्धारण किया, हमारी नीड क्या है, और हमने जो भी समस्या है उसको हमने परिभाषित किया, सेकेंड पे आएगा। देन उसके बाद हमने डेटा एकत्रित किया, उसका विश्लेषण वगैरह किया, ये आपका थर्ड पे आएगा। देन जो भी कार्यक्रम है उनका नियोजन और उनको कार्यान्वित करना, ठीक है, ये आपका फोर्थ में आएगा। और लास्ट में आपका फिफ्थ में आएगा, कार्यक्रम की जांच, मूल्यांकन एवं समीक्षा करना और एक नई योजना बनाना, तो ये आपका फिफ्थ में आएगा। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस लगेगा। तो यहाँ जो स्टूडेंट आपके विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्प के अनुसार आपका होगा 3, 1, 2, 4, 5, जो कि आपके इन ऑप्शनों में से तो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ होगा आपका 3, 1, 2, 4 एंड 5, ये आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करके आपको जब भी मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगी, और पीडीएफ मैं कब दूंगी, जब मैं सारे क्वेश्चन करा लूंगी, यानी एक ही जगह आपको पूरा 2023 के क्वेश्चंस मिल जाएं। ऐसा है कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके अगर आपको दूंगी, अभी हमने आगे के क्वेश्चन अभी नहीं बनाए हैं, तो जितने क्वेश्चन अभी आप हमने किए हैं उतने क्वेश्चन हमने बनाए हैं, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे इसके साथ साथ मैं आंसर भी ऐड कर दूंगी ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चनों की पीडीएफ तो मिल जाती है बट आंसर नहीं मिलते हैं, जो कि हमें इधर से ढूंढने पड़ते हैं। तो यहाँ टेंशन ना लीजिए, यहाँ मैं आंसर ऐड करके आपको दूंगी। ठीक है, सो ये रही स्टूडेंट आज की क्लास। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए क्योंकि इस चैनल में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा 102%। ठीक है, तो होम साइंस के स्टूडेंट हूँ, चाहे आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ अनब्रेकेबल प्रतिभा में तैयारी करवाई जाती है मेरे द्वारा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं से हमें ब्लेसिंग मिलती है, और सुख शांति अगर चाहिए तो माता पिता की सेवा करते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीजन कह रही हूँ, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।